नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में यूनिट 4 है और उसमें अपनी आज क्लास नंबर 2 है। तो हम पढ़ेंगे आज मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ठीक है, सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण का सिद्धांत है। जो सिगमंड फ्राइड है वो वियना के निवासी थे, वियना ऑस्ट्रिया के। ठीक है, और इन्होंने अपना जो ये सिद्धांत दिया इन्होंने ये दिया था 1900 ईस्वी में। कब दिया? सिद्धांत दिया 1900 ईस्वी में। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 1, सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे? तो ये क्वेश्चन बनता है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत कब दिया? तो एक ये क्वेश्चन बनता है। 3 क्वेश्चन बन गए 2 लाइन से। अगला है, फ्राइड के सिद्धांत को आधुनिक मनोविज्ञान का आधार माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्राइड के सिद्धांत को आधुनिक मनोविज्ञान का आधार माना जाता है। और इस फ्राइड ने जो सिद्धांत दिया उसको शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने का श्रेय जाता है जुंग को, जिसको कहीं कहीं युंग भी लिखा हुआ मिलता है, तथा इनकी पुत्री अन्ना फ्राइड को जाता है। ठीक है, मतलब एक तो जुंग और एक इनकी पुत्री थी अन्ना फ्राइड। तो इन्होंने मिलकर के और मनोविश्लेषण के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किया। तो नंबर यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपके पुटअप होगा सीधा कि मनोविश्लेषण के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो जुंग एवं अन्ना फ्राइड। तो क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड ने अपने संपूर्ण सिद्धांत एवं विचारों में काम प्रवृत्ति को विशेष महत्व दिया। किसको महत्व दिया? काम प्रवृत्ति को। जो काम वासना होती है, इसको मनोविश्लेषण के सिद्धांत का आधार बनाया इन्होंने। मतलब इसी को ध्यान में रख कर और हर एंगल से इसी से मतलब पुटअप किया व्यक्तित्व वगैरह सब कुछ को। ठीक है, तो अब ये भी पूछा जाता है कि मनोविश्लेषण के सिद्धांत का आधार किसे माना है? तो कामवर्ती को। तो क्वेश्चन नंबर 5, और चेतना से संबंधित इन्होंने विचार दिए। तो ये चेतना से संबंधित विचार है, इसको मैं एक साफ पेज पर बताता हूँ आपको। इन्होंने कहा कि जो मनुष्य में जो चेतना होती है उसके 3 प्रकार होते हैं। चेतना के 3 प्रकार बताए। ठीक है, तो इसमें एक था चेतन मन। ठीक है, चेतन मन। एक था अचेतन मन, और एक इन चेतन और अचेतन के बीच में था, वो था अर्धचेतन। ठीक है, तो इनसे पूछा गया कि भाई ये चेतन, अर्धचेतन, अचेतन क्या है? तो इन्होंने कहा कि अचेतन मन है वो अपने टोटल मन का 90% भाग होता है और 10% होता है ये चेतन और अर्धचेतन। बोले ठीक है। तो बोले कि अचेतन मन में जैसे अपने मन में अभी क्या चल रहा है सब कुछ, चाहे आपके मन में चोरी का मन में हो, झूठ का मन में हो, ठीक है, कोई कुछ भी, प्यार, नशा, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो आपके दिमाग में मतलब डीपली पूरा सेट है, प्योरली जिसे आप जानते हो, तो वो तो है आपका अचेतन मन। अब चेतन मन में क्या है? चेतन मन में वो है जो आप समाज के सामने प्रकट करते हो, समाज के सामने प्रकट करते हो। ठीक है, तो ये ठीक ऐसे मान सकते हो आप कि ये इतना बड़ा बाहर से क्या है आपका, इस तरफ का है आपका अचेतन मन। 90% भाग है आपकी दमित इच्छाएं सब इसमें, और इधर से आप थोड़ा सा समाज के सामने शो करते हो, अच्छा शो करते हो समाज के सामने। आपको लगता है कि ये समाज में वैलिड है, वो शो करते हो। तो जो आप शो करते हो वो है चेतन। बाकी अब बात आई कि फिर अर्धचेतन का क्या होता है? तो इससे पूछा गया कि भाई अर्धचेतन का क्या होता है? तो इन्होंने कहा कि अर्धचेतन मन है ना, तो उसको समझाया कि एक समुद्र में सील तैर रही है बर्फ की, तो ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो तो है चेतन मन, और जो नीचे है वो है अचेतन मन। और जो ये पानी की लहरों की वजह से कभी कभी ये सील ऐसे होती है तो वो हल्का हल्का दिखाई देता है, डूबता है, दिखाई देता है, डूबता है, वो है अर्धचेतन मन। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस प्रकार से इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं नोट्स पर, आगे बात समझे। तो चेतना से संबंधित विचार इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि मन की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया और उन्हें स्पष्ट करने के लिए बर्फ का उदाहरण दिया। ठीक है, तो देखो बर्फ में ये सिलबट्टा बताया और बताया कि ये आपके अर्धचेतन है और ये अचेतन है। अब देखो कई बुक्स में आपको इनको और इनको मिलाकर अचेतन 90% बताया जाएगा और कहीं इनको और इनको बताकर 10% बता देंगे, वो आप देख लेना। ठीक है, लेकिन आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक महत्व किसका है? तो सर्वाधिक महत्व अचेतन का है, और अचेतन का पूछ ले तो 90% जवाब देना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु में अर्धचेतन व अचेतन का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन फिक्स है आपका, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर 6। अब इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 घटकों से मिलकर बना होता है, और ये घटक निम्नानुसार होते हैं: इड, ईगो, सुपर ईगो। इड को इदम, ईगो को अहम और सुपर ईगो को परम अहम
कहा जाता है हिंदी में। तो इन्हें पूछा कि ये आप बता रहे हो ये जो 3 घटक है तो ये इड क्या है, इड जिसे इदम बोलते हैं ये क्या है। तो इन्होंने कहा ये घटक दमित इच्छाओं का भंडार है, जो अपने मन में हमने जो इच्छाएं दबा रखी है बहुत ज़्यादा, वो सभी इड में आती है, इदम में आती है। तथा जब इसमें क्या होता है, शारीरिक इच्छाएं मानसिक इच्छाओं से प्रबल होती है, जिसमें ये घटक सक्रिय होता है, ये इड वाला घटक सक्रिय होता है, तो उनकी शारीरिक इच्छाएं बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है, और मानसिक इच्छाओं से ज़्यादा प्रबल रहेगी, ठीक है। अब देखो वे तत्काल फल की इच्छा रखता है, उससे कुछ नहीं, बस जो उसके मन में है ना वो उसे चाहिए, बस कैसे ही चाहिए हो, समाज में वो अच्छा लगे बुरा लगे, बेइज्जती हो ना हो, सब एक तरफ है, बस उसकी जो शारीरिक अभिलाषा है वो पूर्ण होनी चाहिए। और ये व्यक्ति को सुखवादी सिद्धांत का भाव देता है। तो ये क्वेश्चन पुटअप होता है कई बार कि ये इड है वो सुखवादी सिद्धांत के भाव से क्या करता है, रिलेट करता है, तो इसको लेकर के क्वेश्चन बना देते हैं किसी भी प्रकार से, ठीक है। और पशु प्रवृत्ति को जन्म देता है, बिल्कुल पशु प्रवृत्ति को जन्म देता है कौन, ये इड वाला भाग, यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसमें शारीरिक इच्छाएं प्रबल होती है, देखो ये तराजू में ये पलड़ा भारी है और मानसिक इच्छाओं का पलड़ा कमजोर है, ये इड की स्थिति और ये असंतुलन की स्थिति है। अब पशु प्रवृत्ति को कैसे जन्म देता है, एवं विशेष रूप से ये बचपन में पाया जाता है, प्रभावशाली रहता है बचपन में, क्यों। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाएगा कि बचपन में कौन प्रभावी रहता है, तो इड प्रभावी रहता है, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो बचपन में ना शारीरिक अभिलाषा हावी है, मानसिक कुछ नहीं, समझ में आई बात। अब वो उसको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, समाज में गया कोई चीज चाहिए तो मेले में जाके सड़क पे ही लौटने लग गया, बस उसको चाहिए, सुखवादी सिद्धांत का भाव। आगे बात समझ में। अब इसके आगे आया ईगो, ईगो या अहम। तो ये घटक व्यक्तित्व में सबसे संतुलित घटक है, जो व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक इच्छाओं को संतुलित रखता है तथा ये मानवतावादी या वास्तविकता का सिद्धांत होता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस घटक में मानसिक इच्छाएं और शारीरिक इच्छाएं हैं वो मतलब बराबर रहती है, इसे संतुलित रहती है, कोई किसी पर हावी नहीं रहती, तो वो किस में होती है, ईगो में, अहम में। ये क्वेश्चन ये आपका यहाँ बन गया, क्वेश्चन नंबर 10। आगे बात समझ में। और मानवतावादी या वास्तविकता का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो ये ईगो को कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे बन गया। और इसमें व्यक्ति इंसानी भाव प्रकट करता है तथा सभी के लिए भला सोचता है, विशेषकर युवावस्था में प्रबल रहता है। इड मतलब इड और सुपर ईगो में जो सदैव संतुलन बनाए रखता है वो है ईगो, समझ में आई बात। और विवाह करना ईगो को दर्शाता है, ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट ही बनता है कि विवाह करना किसको दर्शाता है, तो ये आपके ईगो को दर्शाता है। तो एक ये क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में, इसलिए अटकाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, हर चीज़ का ध्यान रखेगा कि ये हमारी शारीरिक इच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन समाज की नज़र में ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो बस इसको रखो। कई बार कि ये चीज़ बहुत अच्छी है लेकिन कॉस्टली है, महंगी है, तो मानसिक इच्छा भी आ जाती है कि देख यार रहने दो, बाद में एडजस्ट करेंगे। तो मतलब ये एक तरीके से मानवतावादी नेचर शो करता है, इंसान सबका भला सोचता है, केवल ये नहीं कि मेरी शारीरिक अभिलाषा की पूर्ति हो रही है और बाकी सामने वाले का कुछ कबाड़ा हो रहा है तो हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसे बोलते हैं ईगो। अब अगला है सुपर ईगो। अब सुपर ईगो में क्या होती है, मानसिक इच्छाएं प्रबल हो जाएगी, शारीरिक इच्छाएं कमजोर हो जाएगी, ये सुपर ईगो की स्थिति होती है। इसको लेकर भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये बुढ़ापे में हावी रहता है, बुढ़ापे में मानसिक इच्छा मैटर करती है। जैसे अब खुद का पोता है पास में बैठा है या छोटे बच्चे आगे, तो खुद भूखा रह जाएगा लेकिन उनको खिलाएगा, खुद मतलब दुख दर्द सहन कर लेगा लेकिन साथ वालों को नहीं करने देगा, खुद के शरीर से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं, बस मानसिक इच्छाएं प्रबल है, दिमाग में वो प्रबल है, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, ऐसे थोड़ा मतलब अच्छाई का भाव भी आता है, इसकी हेल्प कर दो बेचारे की, अपना थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो भी चलेगा, ऐसे करके खुद की कोई शारीरिक अभिलाषा नहीं है, खुद फटे पुराने जैसे पहन लेगा, बच्चों के लिए नहीं लाएगा, ऐसे समझे आप, ऐसे इमेज किया करो। तो ये घटक व्यक्ति को आदर्शवादी भाव देता है, आदर्शवादी बन जाते हैं, ठीक है। तथा शारीरिक इच्छाओं की अपेक्षा मानसिक इच्छाएं अधिक प्रबल होती है और इसके प्रभाव से व्यक्ति में देवत्व भाव पैदा होता है और उसे बलिदानी त्यागी बनाता है, और ये वृद्धावस्था में सर्वाधिक सक्रिय रहता है और ये दूसरों के लिए जीना सिखाता है। तो अब क्वेश्चन इसमें ढेर सारे बन जाएंगे, तो कौन सा व्यक्तित्व का घटक वो कारक है वो दूसरों के लिए जीना सिखाता है, ये क्वेश्चन बन गया। वृद्धावस्था में कौन सा कारक रहता है, देवत्व का भाव कौन से कारक में मतलब शो होता है, मानसिक इच्छाएं अधिक प्रबल होती है शारीरिक इच्छाओं में कौन से घटक में, आदर्शवादी भाव किस में प्रकट होता है, तो ये सब सुपर ईगो में होते हैं। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इदम एवं परम अहम में संतुलन बनाने का कार्य किसका है, तो इदम एवं परम अहम में संतुलन बनाने का जो कार्य है वो आपका है अहम का। किसका है, अहम का कार्य है ये। आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है विवाह करना किसको दर्शाता है, तो ये ईगो को दर्शाता है, इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। अगला है
कि यदि इड का आच्छादन सुपर ईगो पर है तो वे असंतुलन वाला है। मतलब सुपर ईगो में क्या होता है, मानसिक इच्छाएं प्रबल होती है, और इड में क्या होती है, शारीरिक इच्छाएं प्रबल होती है। तो यदि शारीरिक इच्छाएं मानसिक इच्छाओं से ज्यादा प्रबल है तो वे असंतुलन वाला है, और इस स्थिति में यदि इच्छाओं का दमन कर दिया ना किसी के, तो वो व्यक्ति अपराधी बन जाएगा। मतलब उसकी बहुत ज्यादा शारीरिक इच्छा है और फिर आप उसको दबा रहे हो तो वो कुंठित होकर हो सकता है अपराधी बन जाए। अब देखिए इन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया तो हम उनको पढ़ते हैं। सिगमंड फ्राइड ने एक इन्होंने चीज बताई, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म शब्द का प्रयोग किया और इसको लेकर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा जाता है कि नार्सिसिज्म क्या है। तो फ्राइड के अनुसार श्रेष्ठ अवस्था का बालक होता है ना, वो अपने आप से प्रेम करता है, और इस स्व प्रेम के भाव को ही किसकी संज्ञा दी गई है, नार्सिसिज्म की संज्ञा दी गई है। पता चल गया नार्सिसिज्म क्या है, कि बच्चा शेष अवस्था में अपने स्वयं से जो प्रेम करता है वही नार्सिसिज्म है। ठीक है। और अगला है लिबिडो। लिबिडो क्या है, तो फ्राइड के अनुसार एक बालक में जन्म से ही प्रेम, स्नेह और काम भावना प्रबल रहती है। क्या क्या, एक तो प्रेम, एक प्लस स्नेह और प्लस काम भावना, ये बचपन से ही रहती है बच्चे में। ये बात किसने कही, सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है। और इनको संयुक्त रूप से, मतलब इनको संयुक्त रूप से जोड़ के क्या नाम दिया गया, लिबिडो। क्या नाम दिया गया, लिबिडो। और फ्राइड के इस विचार को युंग, अन्ना फ्राइड और एरिक्सन जैसे व्यक्तियों ने ऊर्जा बल या जीवन शक्ति बोल दिया। अब भाई इसके पीछे कौन कौन थे, ये युंग था एक तो, जो कि इसके सिद्धांत को शिक्षा क्षेत्र में स्थापित किया, एक अन्ना फ्राइड इसकी बेटी, एक एरिक्सन, ये पीछे काम करते थे इसके। तो इन्होंने कहा कि भाई प्रेम, स्नेह और काम भावना को मिलाकर सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो बोल दिया। तो अब इनके जो ये पीछे अनुयायी थे, जो इनके पीछे चल रहे थे, तो इन्होंने कहा कि लिबिडो को ही इन्होंने एक अन्य नाम दे दिया, ऊर्जा बल या जीवन शक्ति। तो अब लिबिडो से रिलेटेड ये क्वेश्चन 18 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 18 ये फिक्स है आपका। ठीक है। और देखिए, और इसके अलावा ऊर्जा बल या जीवन शक्ति किसे कहते हैं, तो लिबिडो को ही कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये चीज है, आप देख लेना अच्छे से। और ये पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन नंबर पर मैसेज करके और अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड कर देना। ठीक है। आपको नियमित रूप से पीडीएफ, वीडियो लिंक वगैरह सब जानकारी मिलती रहेगी। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकॉन पर प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए। अगला है, इन्होंने एक ओडिपस और इलेक्ट्रा शब्द का भी प्रयोग किया। तो इनसे पूछा ओडिपस क्या है और इलेक्ट्रा क्या है, तो इन्होंने बताया कि फ्राइड के अनुसार बालक में विशेषकर बाल्यावस्था के समय पैदा होने वाली भावनाएं, एक बालक होता है उसके बाल्यावस्था में क्या होता है, वो अपनी माँ के प्रति आकर्षण का भाव मतलब प्रकट करता है तथा पिता के साथ विकर्षण को जन्म देता है, इसे तो बोलते हैं ओडिपस। और जो लड़की होती है बालिका, वो अपने बाल्यावस्था में क्या करती है, अपने माँ के साथ तो कम लेकिन अपने पिता के साथ अधिक स्नेह प्रकट करती है, और इसका प्रभाव कई बार बालिका में जीवन भर देखने को मिलता है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रा। आई बात समझ, ये तो सीधी समझ में आ जाएगी। अब आज अपन ने कितना पढ़ा, अभी जो मैंने पढ़ाया आज क्लास स्टार्ट होने के बाद, तो उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। 14 क्वेश्चन है, 14 क्या है, सॉरी 17 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। अब इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखो, इससे होती है एक सुपर तैयारी। एक सही कैंडिडेट जो इस वीडियो को देखेगा वो फटाक से एनालिसिस कर लेगा कि यहाँ जो मैटर है वो किस प्रकार का है। आई बात समझे। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक ना करें, लाइक करना तो आपको भूलना ही नहीं बिल्कुल भी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से जरूर करना है। और ऐसी ही आप सारी क्लासें देखना चाहते हो तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहां जाकर सारे के सारे वीडियो देखिए। साइकोलॉजी ढेर सारी अपलोड कर दी हमने, यूनिट 4 में आ गए अपलोड करते करते। ठीक है। रीट की साइकोलॉजी भी अपलोड है, वो भी देखिए जाइए। ठीक है। रीट में और ये सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने का डिफरेंस है। समझ में आ गई बात, तो वो देखिए जाइए आप। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर जीके वाले में राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान कल्चर, राजस्थान पॉलिटी, साइकोलॉजी, मैथ्स की टीचिंग मेथड, क्या क्या नहीं अपलोड किया हमने, जाकर देखिए, आनंद लीजिए उसका। निःशुल्क है पूर्णतया, आप फ्री की चीज है इसलिए इसको महत्व नहीं दे रही। इसको भी यदि पेड कोर्स में बेचें तो आपको अच्छा लगता, तो जाइए देखिए। और नोट्स भी निःशुल्क, पीडीएफ निःशुल्क मिलती है टेलीग्राम चैनल में। अब देखिए, ए चेतन मन का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है, तो मनोविश्लेषण विधि में ए चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ये करो और ये न करो, ये कौन सा मन कहता है, तो मतलब ये कौन कहता है, तो ये कहता है परम अहम आदर्शवादी, जो कि वर्धावस्था में सक्रिय होता है, वो कहता है ये करो ये ना करो। नार्सिसिज्म का संबंध है तो आत्म प्रेम से, स्वयं प्रेम से, जो कि शेष अवस्था में होता है।
मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार मानव व्यवहार का संचालन होता है, तो मनोविश्लेषणवादियों ने सबसे ज्यादा बल किस पर दिया कि किसके अनुसार मनुष्य का ज्यादातर व्यवहार हैंडल होता है, तो मनुष्य का ज्यादातर व्यवहार अचेतन मन द्वारा हैंडल होता है। समझ में आ गई बात? लोगों के सामने दिखाते कुछ और है, लेकिन जो मन में दबा हुआ होता है ना, वही इंसान को इधर उधर घुमाता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार कौन दमित इच्छाओं का भंडार है, तो इदम अपना अमित इच्छाओं का भंडार है। अहम का कार्य क्या है, ईगो का कार्य क्या है, तो ईगो का कार्य है इड और सुपर ईगो के बीच में संतुलन बनाना। फ्राइड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व विकास के जिन स्थलों पर किया उनके नाम क्या है, तो फ्राइड ने इड, ईगो और सुपर ईगो, इन तीन में क्या कर दिया, इन स्थलों का क्या किया, वर्गीकरण किया है, व्यक्तित्व विकास को बताया है, इनके थ्रू बताया कि ये ऊर्जा इस प्रकार से बंटी हुई होती है। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार मनोविज्ञान की अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु का मूल आधार क्या है, तो मूल आधार है ए चेतन मूल आधार है, इस पर जोर देना आप। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व कितने घटकों से मिलकर बना होता है, तो इड, ईगो और सुपर ईगो से मिलकर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में छोटे छोटे गुणों का उसी प्रकार से योगदान होता है जिस प्रकार से मकान बनाते समय ईंट और पत्थरों का ये विचार किसने दिया, ये आलपोर्ट ने दिया। और ये परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, तो इसको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। आई बात समझ में? आगे बढ़िए। एक समग्र व्यक्तित्व की व्यापक विशेषता क्या है, कि भाई एक समग्र व्यक्तित्व, एक अच्छा व्यक्तित्व है, उसकी व्यापक विशेषता क्या है, मूल विशेषता, कि वो एक तो सामाजिक होता है और अच्छे तरीके से समायोजन कर लेता है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है, तो मानव व्यक्तित्व एक तो उसकी जो संज्ञानात्मक शक्तियां आनुवांशिक रूप से उसे जो कुछ मिला है वो, और वातावरण के साथ होती है जो अंतःक्रिया, इन दोनों को मिलाकर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। आई बात समझ में? एक व्यक्ति में बुद्धि एवं वंशक्रम की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए विशेषक का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले विद्वान निम्न में से कौन थे, तो वो थे रेमंड बर्नार्ड केटल, RB केटल। ये अपने कल वाली क्लास में था, जो यूनिट 4 की फर्स्ट क्लास थी ना, वो ये मैंने यहाँ पर इसलिए रखा कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो रोज रोज, इसलिए। लिबिडो का अर्थ क्या है, तो लिबिडो प्रेम, स्नेह और काम भावना का मिश्रण है, पूरा संगठित रूप है। हेनरी एडवर्ड मूरे के द्वारा बनाया गया व्यक्तित्व मांग मापन प्रणाली किस नाम से जाना जाता है, तो वो तो ये एडवर्ड होगा, ई आएगा यहाँ पर, EPPS, ये कल पढ़ा था हमने, जो कि 15 मांगों को एक साथ लिस्टेड करता है। कितनी मांगों को लेकर हेनरी मूरे ने अपना विचार दिया, तो 40 मांगों को लेकर दिया। ठीक है, तो ये बात है। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो रोज 8:30 बजे आपको साइकोलॉजी की लाइव क्लास के लिए तैयार रहना है। ठीक है, आगे बात समझ में? रोज 8:30 बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।